एलन पाइवा की रिसर्च ड्यूल कोडिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ह्यूमन ब्रेन विजुअल्स को टेक्स्ट से 60,000 टाइम्स फास्टर प्रोसेस करता है, जिसका मतलब है जब हम इमेजेस के थ्रू इंफॉर्मेशन गेन करते हैं तो वो हमें लंबे समय तक याद रहती है। सो आज की वीडियो में हम कुछ इसी तरह से समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स, 8 शेड्यूल्स थे और प्रेजेंट टाइम में 470 प्लस आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं और 100 प्लस अमेंडमेंट्स हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टैटिक नहीं है, टाइम के साथ साथ अमेंडमेंट्स हुए, नए पार्ट्स ऐड हुए, जैसे पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज़, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। लेंथ होने का रीज़न क्या था? एक्चुअली इसमें डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस थे, सेंटर स्टेट रिलेशंस थे, इमरजेंसी प्रोविजंस थे और स्पेशल प्रोविजंस फॉर स्टेट्स थे। सो अगर हम अपना दृष्टिकोण चेंज करें तो ये बोला जा सकता है डिटेल्ड ही स्टेबिलिटी का फाउंडेशन है। फिर सेकंड पॉइंट आता है कि हमारे सोर्सेज क्या क्या थे इसमें। सो यूके से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया, रूल ऑफ लॉ लिया, कैबिनेट सिस्टम लिया। फिर यूएसए से फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, कनाडा से स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेज्यूडरी पावर्स, ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट, जर्मनी से इमरजेंसी प्रोविजंस और साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट प्रोसीजर। अब थर्ड पॉइंट आता है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सो सबसे पहले आर्टिकल 368 की बात करते हैं, जिसमें अमेंडमेंट प्रोसीजर के बारे में बताया गया, जिसके 3 टाइप्स थे, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी एंड स्पेशल प्लस स्टेट रेटिफिकेशन। सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, इसको हम आने वाली वीडियो में समझेंगे पार्लियामेंट वाले सेक्शन में। सो अभी एग्जाम्पल से समझते हैं। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में मेजर चेंजेस हुए। फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में जो इमरजेंसी का मिसयूज़ होता था उसमें काफ़ी चेंजेस किए गए। सो बोल सकते हैं चेंज पॉसिबल है, लेकिन कोर स्ट्रक्चर प्रोटेक्टेड है। सबसे इम्पोर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स। ये वो राइट्स हैं जो हर इंडियन सिटीजन्स को मिलते हैं, जैसे बराबरी का अधिकार, बोलने की आज़ादी, धर्म की आज़ादी। अगर गवर्नमेंट भी इन्हें तोड़ती है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ सरकार को पावर नहीं देता, ये आम आदमी को भी पावर देता है। अब बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की। फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स के लिए होते हैं, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सरकार के लिए। ये बताते हैं कि देश को वेलफेयर स्टेट कैसे बनाना है, जैसे सबको एजुकेशन मिलना, हेल्थ मिलना, इक्वल पे मिलना। ये डायरेक्टली कोर्ट में एनफोर्स नहीं होते, लेकिन गवर्नमेंट को इन्हें फॉलो करना पड़ता है। अब बात करते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम की। इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किया। इसमें प्रेसिडेंट हेड है, लेकिन रियल पावर्स प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है। गवर्नमेंट लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर मेजोरिटी चली गई, गवर्नमेंट गिर जाएगी। फिर बात करते हैं फेडरल बट स्ट्रॉन्ग सेंटर। इंडिया फेडरल कंट्री है। फेडरल का मतलब होता है सेंटर के पास और स्टेट के पास इक्वल पावर्स हैं, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है हमारा। मतलब पावर सेंटर और स्टेट्स में डिवाइड है, लेकिन इमरजेंसी के टाइम सेंटर ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, इसलिए इंडिया को क्वासी फेडरल भी कहा जाता है। अब बात करते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस की। कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी प्रोविजंस भी दिए गए हैं। वॉर हो, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो या फाइनेंशियल क्राइसिस, तब सेंटर स्पेशल पावर यूज़ कर सकता है। फॉर एग्जांपल 1975 की इमरजेंसी ने देश को एक बड़ा लेसन दिया। अब बात करते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी की। इंडिया में हर 18 प्लस सिटीजन वोट कर सकता है, चाहे अमीर हो या गरीब, चाहे एडुकेटेड हो या नहीं। ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की फाउंडेशन है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रीएम्बल के बारे में जानेंगे, जिसको BR अम्बेडकर जी ने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। थैंक यू।